हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साधना ज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानीपुर गांव के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस अवर पास्ट क्लास 8th में चैप्टर नंबर आज हम 6 पढ़ेंगे, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ऑनर्स, अर्थात बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक के बारे में कि उन्होंने किस तरह से इन चीज़ों को कैसे कैसे आधिपत्य किया था उसके बारे में हम जानेंगे। सो गाइस आप देख रहे हैं इसमें कि मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा एक व्यू की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। आप ये चित्र को देख रहे हैं और ये 17वीं शताब्दी का सूरत का बंदरगाह व्यापारिक जहाज़ है, जहाँ पर भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। तो आप देख रहे हैं। सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में हम आपको दिखाते हैं कि क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो कपड़ा, लोहा, इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जो कारीगर हैं, उद्योगों की दशा क्या थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति आप सबको जैसे मालूम होगा की दृष्टि से दोनों ही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े की मशीनें उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप इसको पढ़ेंगे भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीज़ें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाज़ारों में आने लगा और ये होते होते कहीं ना कहीं चीज़ें और भी आगे को बढ़ निकली। सो गाइज ये फर्स्ट कोटेशन है कि इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, भारतीय कपड़े और विश्व बाजार, किस तरह से ये चीज़ें थी। तो बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपने गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा और पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर को यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में भी आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों को हम जोड़ते भी हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले वर्ड्स टेल अस हिस्टोरियंस, अर्थात हम इसको थोड़ा एक चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप व्यापारियों ने भारत में आया बारीकी सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर के अरब के व्यापारी के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीकी बुनाई वाले सभी कपड़ों को मिस्लिन, मलमल कहने लगे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़ों को कैलिका ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजार में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वहीं के मुताबिक उस साल कपड़े के इतने थाने के ऑर्डर्स भी इनको मिले हुए थे, जिसकी हम आपको चर्चाएं बता रहे हैं। तो ये नोटिस भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर दिखाया था कि थोक के माध्यम से किस तरह से इन कपड़ों को वहाँ पर ये लोग लेते थे, या फिर हम कहें कि इनको देते थे या आगे को दिखाते थे। श्रेणी में चटके वाले जो रंग होते थे, बहुत सारे किस्म के कपड़े थे जिन्हें बांधने और रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था।
वही में कहीं दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है जिसका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिया गया था, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। हमें इसके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक था। गाइस, अब बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोप मार्केट। यूरोपीय मार्केट में क्या कदम था इंडिया का। तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचे इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम भी कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफ़ेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिज़ाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की ज़रूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। 1786 में रिचर्ड आर्कटाइल ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप में बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार भी किया जाता है। गाइज देखिए, हमें यहाँ पर एक कोटेशन है कि ये स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन जिसमें कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियाँ घूमने लगती थी। उसी को हम स्पिनिंग जेन भी कहते हैं। तो दुनिया के बाजार में डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार में बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदते थे, परंतु जैसे कि आप जानते हैं, जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीज़ें खरीदने के लिए चांदी मांगने की ज़रूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उन पैसों में कपड़ा खरीदने लगी थी, जिसे कहें कि वो आगे तो अब देखिए 18वीं सदी का ये आपको नक्शा यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में किस तरह से आगे बढ़ा था और किन तरीक़ों से उसको इन्होंने एडप्ट किया था या लेके चले थे, उसके बारे में भी थे। अब गाइज, अब जो हम बात करते हैं हु वर द वीवर्स, अर्थात बुनकर कौन थे। अभी तक तो हमने ये बात कर ली कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, लेकिन बुनकर कौन थे। बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदाय के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के ताती उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन दक्षिण भारत के शाले व केल्लोर तथा देवाल समुदाय बुनकर के लिए प्रसिद्ध थे। सूत काटना कपड़ा उत्पादन का सबसे बड़ा पहला चरण था। यह काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे रहता था। चरखा, तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था ताकि कताई पूरी हो जाती थी। इसके बाद द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, भारतीय कपड़े का पतन जो था वो किस तरीके से हुआ। तो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादन पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजार में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़ों को अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए थे। बुरी मार बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों की पेशागी देना बंद कर दी थी। परेशान बुनकर भी मदद के लिए आगे आएंगे। सो उन्होंने लिखा भी था, वी मस्ट स्ट्रैव फॉर फूड, अर्थात हम भूखे मर जाएंगे, ये भी उन्होंने लिखा था। और
किस तरीके से देखिए गाइस कि ये फरमान जो था उनका, कृपया इसे आने अखबार में प्रकाशित करें से संबंधित भी उन्होंने ये चीज़ें की हुई थी। अब ये सब होने के बाद गाइस लेकिन जो असली तर्क थे दुर्दिन ने तो अभी आने वाले थे, जो दुर्दिन थे वो अभी आने बाकी थे। कैसे, मैं आपको विधिवत बताता हूँ कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पड़ गए। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई थी कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा प्रकाशित थे उसके 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि सूती काटने वालों को ही हालत खराब होती गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर ही अपनी आजीविका चला रही थीं वे बेरोजगार हो गए। लेकिन भारत में हथकरघों ने होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उनकी वजह यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनें पर ही नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मनभावना किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि मध्यवर्ग में भी काफ़ी मांग थी, और न ही ब्रिटेन ने कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनाता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे, या हम कह सकते हैं कि उनको ऑक्यूपाइज भी करते थे। आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर और दक्षिण भारत की स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर 19वीं सदी के आखिरी में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों के आह्वान किया कि ये आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें और हाथ से बने सूत और हाथ से बने कपड़ों को ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवादी का प्रतीक बनती चली गई। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। तो ये चीज़ें ऐसे होती गईं जहां अहमदाबाद सूरत में स्टार्टिंग हुआ। अब गाइस हम पढ़ते हैं कॉटन मिल्स केम अप, अर्थात सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे हुआ। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी आपको समझ में नहीं है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।